अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क ने अपने दुश्मन से उस जंग का मुनाफा मांग लिया जो उसके अपने ऊपर थोपी गई थी। दोबारा सुनिए, ईरान ने अमेरिका से कहा है कि तुमने हमारी जंग से जो पैसा कमाया है उसमें से $4.5 अरब हमें दे दो। ये कोई तकरीर नहीं थी, कोई नारा नहीं था, ये तहरीरी मुतालबा था, सालसों के ज़रिए भेजा गया। और ईरानी अहलकार ने जुमला कहा है वो बड़ा अजीबो गरीब है, यानी उसने बाकायदा तौर पे बताया है कि टेक्स्ट का जो तबादला हुआ है, जो मैसेजेस का तबादला हुआ है, वो हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा है दोस्तों। और ये सिर्फ पहली खबर नहीं है। आज अमेरिका के अपने नायब सदर ने एक ऐसा बॉम्ब गिराया है कि इजराइल की चूलें हिल गई हैं और ईरान अपना सबसे बड़ा हथियार जो उसने पूरी जंग में कभी इस्तेमाल नहीं किया वो अब निकालने की तैयारी कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस कर देंगे। और अगर आप फेसबुक पर मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, जहां मैं लाइव आता हूं और लाइव कॉल्स लेता हूं, तो आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है जून के आखिर में। स्विट्जरलैंड एक खूबसूरत झील के किनारे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे और वहां कुछ ऐसा हुआ जो सफारतकारी की दुनिया में बहुत कम होता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने अपने सालिस के ज़रिए अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस को एक खुफिया निजी पैगाम भेजा। और उस पैगाम में क्या था? ईरान ने वैंस से कहा कि ट्रंप के ख़ास एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के अपने दामाद जैरेड कुशनर ये दोनों डील तक पहुंचने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये मुज़ाकराती अंदरूनी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं, यानी मुज़ाकरात के दौरान जो अंदरूनी मालूमात इनको मिलती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में जाके उससे मुनाफा कमाते हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। एक मुल्क अपने दुश्मन के नायब सदर को खामोशी से छुप कर एक पैगाम भेजता है और उसमें उसके अपने सदर के दामाद के खिलाफ शिकायत करता है। ये कितना अजीब है, ये समझने के लिए ज़रा सोचिए कि ईरान अमेरिका के सदर पे भरोसा नहीं कर रहा था, वो उसके डेप्टी यानी जेडी वैंस पे भरोसा कर रहा था। और वैंस के करीबी एक जरिए ने ड्रॉप साइट को तस्दीक की कि हाँ, ईरानी विटकॉफ और कुशनर की मौजूदगी पे खुलेआम एतराज़ कर रहे थे और ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये दोनों मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। ये दोनों कुछ और बात करते थे ईरान से और ट्रंप को कुछ और बताते थे और ईरान की मालूमात और ट्रंप की मालूमात से पैसा कमा रहे थे। ईरानी एहलकार ने बताया कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरातकार या इस्लामाबाद के जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होने से पहले भी हमने पाकिस्तानियों के ज़रिए ट्रंप को ये पैगाम भेजा था, विटकॉफ के तबाहकुन किरदार के बारे में बताया था। यानी पाकिस्तान ये सब पहले से जानता था और उसने ये पैगाम पहुंचाया भी, लेकिन किसी ने सुना नहीं या शायद अनसुना कर दिया। नाज़रीन, एक्सियोस ने एक अमेरिकन एहलकार के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है और ये एक्सियोस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये ईरानी एहलकार नहीं, ये अमेरिकन एहलकार है। उससे बताया है कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए विटकॉफ और कुशनर तकरीबन हर रोज़ नेतन्याहू से बात करते थे और सिर्फ नेतन्याहू से नहीं, मुसाद और शराबा से भी बात करते थे। ये कौन है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। दो आदमी हैं जो 2 दिन में ईरान के सामने मेज़ पर बैठते हैं, अमेरिका की नुमाइंदगी करते हैं और रात को इजराइल के वज़ीर आज़म को फ़ोन करते हैं और उसके बाद मुसाद का जो सरबराह है उसके बात करते हैं। ये अब सोचिए कर क्या रहे। अब आप ईरान बनकर सोचिए एक लम्हे के लिए, आप उस मेज़ पे बैठे हैं, आप अपनी सबसे हसास बात उसको बताने वाले हैं, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपनी सुर्ख लकीरें, अपनी कमज़ोरियाँ, और आप जानते हैं कि जो शख्स आपके सामने बैठा है आज रात वो ये सब उस आदमी को बताएगा जिसने आपके मुल्क पे बॉम्ब गिराए हैं या जो आपको तबाह और नीस्तो नाबूद करना चाहता है। तो आप उस मेज़ पर क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि ये मुज़ाकरात थे, क्या इनको मुज़ाकरात कहा भी जा सकता है? ये बेसिकली मालूमात जमा करने का जरिया था, ये डाटा कलेक्शन पॉइंट था ताकि उस डाटा को हासिल करके ईरान को मजीद नुकसान पहुंचाया जाए और मार्केट में जाके प्रॉफिट कमाया जाए। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि नहीं, आप हंसेंगे और फिर आपको गुस्सा आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशनर और विटकॉफ ने ईरान के साथ डील को मीठा बनाने के लिए क्या पेश किया? रियल स्टेट के मंसूबे। ये दोनों बेसिकली रियल स्टेट के प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है
और एक इन्वेस्टमेंट फंड भी प्रपोज किया। सोचिए, उस कमरे का मंजर, मेज के एक तरफ ईरान है जिसका सुप्रीम लीडर अभी चंद महीने पहले शहीद किया गया, जिसके शहर जल रहे हैं, जिसके बच्चे दफन हो रहे हैं, और वो पूछ रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, हमारी पाबंदियों का क्या होगा, हमारे जमाशुदा, हमारे फ्रोजन एसेट्स का क्या होगा। और मेज की दूसरी तरफ एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है जो कहता है कि आए एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाते हैं, आइए आपको कुछ प्रॉपर्टी की चीजें दिखाते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक मिसाल लीजिए। किसी के घर में आग लगी हुई है, बच्चे अंदर है, वो चीख रहा है, और फायर ब्रिगेड का आदमी आता है और पानी निकालने की बजाय वो अपनी जेब से चंद कार्ड निकाल लेता है और कहता है कि ये प्लॉट आगे की जल के जो है बड़ा मुनाफा बख्श होने जा रहा है, आइए पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि वो आदमी आग बुझाने आया था भी सही या नहीं, या वो आग का इंतजार कर रहा है कि पूरा घर जल के राख हो जाए। तीसरी चीज, और अब चीजें और संजीदा हो जाती है, जैरेड कुशनर की अपनी निजी कंपनी है, उसका नाम है एफिनिटी पार्टनर्स। और इस कंपनी ने क्या किया, उसने गल्फ के मुल्कों से अरबों डॉलर जमा किए। कब? उसी वक्त जब वो अमेरिका की तरफ से उसी खित्ते के मुज़ाकरात में नुमाइंदा था। एक ही शख्स है, एक हाथ में अमेरिका का कलम है, दूसरे हाथ में उसी खित्ते के मुल्कों का पैसा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मफादात का तसादुम। मैं आपको समझाता हूं। एक क्रिकेट का मैच है और अंपायर मैदान में खड़ा है, लेकिन उस अंपायर ने एक टीम के मालिक से अपने कारोबार के लिए पैसे ले रखे। अब वो उंगली उठाता है, बैट्समैन आउट। आप बताइए, क्या आप उस फैसले पे भरोसा कर सकते हैं? चाहे वो 100% सही ही क्यों ना हो, तब भी भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि मसला फैसला नहीं है, मसला अब उस जेब में पड़ा पैसा है। और बिल्कुल यही सवाल ईरान पूछ रहा है। और चौथी चीज, और ये सबसे अजीब है, बाय द वे, ड्रॉपसाइड लिखता है कि जंग शुरू होने के बाद से बहुत से माली माहिरीन ने, यानी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक चीज नोटिस की, एक पैटर्न नोटिस किया। जंग और सिफारतकारी से जुड़े बाजारों में ट्रंप के जो ऐलानात हैं उनसे थोड़ा सा पहले, ट्रंप की अनाउंसमेंट से थोड़ा सा पहले, गैर मामूली तौर पे बड़ी बड़ी बेट्स लगती हैं, बड़ी बड़ी शर्तें लगाई जाती हैं, खास तौर पे सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स खुलने से पहले। अब इसका मतलब समझिए आप, ट्रंप संडे की रात को ऐलान करता है, मंडे की सुबह बाजार हिल जाता है, मार्केट हिल जाती है, और कोई पहले से वहां पर खड़ा होता है, सही जगह पे, सही वक्त पे, सही तरफ। बार बार हो रहा है ऐसा। अब समझिए, एक बार ऐसा हो तो उसे किस्मत कह सकते हैं, लक कह सकते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं। 2 बार हो तो फिर भी इत्तेफाक कहा जा सकता है। और अब ये बार बार हो और हमेशा एक ही तरफ हो तो माहिरीन उसको आमतौर पर एक नाम देते हैं, वो उसे पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न इत्तेफाक नहीं होता है। और अब मैं यहां पर एक और बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं आपको। अमेरिका इस सब से इनकार करता है और अभी तक किसी अदालत ने कुछ साबित नहीं किया। बस ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने आपको बता दिया। और अब आपकी बारी है। 4 चीजें मेज पर हैं। 2 आदमी जो हर रोज दुश्मन के लीडर को और उसकी खुफिया एजेंसी के सरबराह को फोन करते हैं, वही 2 आदमी जो न्यूक्लियर मेज पर प्रॉपर्टी के सौदे को जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक जिसकी कंपनी उसी खित्ते से अरबों डॉलर इकट्ठी कर रही है, जिसके बारे में वो फैसले कर रहा है। और उनके इर्द गिर्द एक पैटर्न है जहां बड़े बड़े ऐलानात से पहले बड़ी बड़ी बेट्स लग जाती हैं। अब आप बताइए कि ये क्या लगता है? ये सिफारतकारी तो कहीं से नहीं लग रही, ये तो बाकायदा तौर पे कारोबार लग रहा है दोस्तों। क्योंकि देखिए, सूरत हाल ये थी कि मुसलसल प्रॉफिट में जा रही थी ट्रंप की कंपनीज, जेडी वैंस की कंपनीज, इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों। और इस बात का सबूत ईरान के पास है, और ईरान ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द वो सबूत हम पब्लिक करने जा रहे हैं। जिस दिन वो पब्लिक हो गया, और मेरा ख्याल है अगले चंद घंटों में हो जाएगा वो पब्लिक, बहुत बड़ा बॉम्बशेल गिरेगा। और अब वो खबर जिसने कल पूरी दुनिया को हिला दिया था, और ये किसी ईरानी अहलकार का दावा नहीं है, ये अमेरिका के अपने नायब सदर का बयान है, सेकंड टू ट्रंप। जेडी वैंस दुनिया का सबसे बड़े पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपीरियंस पे जाते हैं, बहुत बड़ा पॉडकास्ट है ये, तकरीबन 3 घंटे वहां पर रहते हैं। और जो उन्होंने कहा है वो इजराइल के लिए एक जलजला था, एक अर्थक्वेक था। वैंस ने कहा कि मैं शक की कोई गुंजाइश छोड़े बगैर जानता हूं, मैं जुमले जो उसके थे अंग्रेजी के ट्रांसलेट करके दे रहा हूं आपको। मैं शक की कोई गुंजाइश छोड़े बगैर जानता हूं कि इजरायली हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमें मुज़ाकरात से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो फौजी मुहिम जारी रखना चाहते हैं। और फिर उससे भी बड़ा जुमला अदा किया वैंस ने
कहता है उनके निजाम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में इजराइल की, जिन्हें हम शक की गुंजाइश के बगैर जानते हैं, यानी इनको हम शक की निगाह से देखते कि वो अमेरिकन अवाम की राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग लामहदूद चलती रहे। और फिर वो अल्फाज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होंगे इजराइल के लिए, वो कहते हैं दोबारा किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं, बस लामहदूद। ये अल्फाज थे। इस जुमले को समझिए। अमेरिका का नायब सदर कह रहा है कि जंग किसी मकसद के लिए नहीं चल रही है, जंग सिर्फ चलती रहने के लिए चल रही है। और वैंस ने एक और बात कही जो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इजराइल अमेरिका में राय आमा की जंग हार रहा है। ये एक और बड़ा बॉम्बशेल था, यानी जो इजराइल के हक में राय आमा थी अमेरिका के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, ख़ास तौर पे नौजवानों में। नौजवान जो है अमेरिका का, वो इजराइल को नफ़रत की निगाह से देखता है दोस्तों। लेकिन वह सिर्फ दावा नहीं कर रहे थे, उनके पास सबूत भी थे, और वो सबूत टाइम मैगजीन में छपा है। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रैड पार्स्केल, जो ट्रंप की 2016 की मुहिम का डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट था, उसने एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई। किसकी तरफ से? इजरायली हुकूमत की तरफ से। और कितने की? $45 मिलियन की लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट किया। और मकसद पता है क्या था? नौजवान अमेरिकन कंजर्वेटिव्स में इजराइल की हिमायत पैदा करना, बढ़ाना, और यूएस ईरान सीज फायर के खिलाफ राय बनाना। यानी अमेरिकन अवाम की सोच बदलने के लिए बाहर से पैसा आ रहा था। और वैंस ने जो कहा है उसमें गुस्सा साफ नजर आता है। जब मैं टाइम मैगजीन के सफ़ात खोलता हूं, ये वैंस के अल्फाज हैं, जब मैं टाइम मैगजीन के सफ़ात खोलता हूं और देखता हूं कि एक एक लफ्ज़ जो है वो गैर मुल्की असर रसूख रखता है, यानी जो लिखा जाता है, जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसमें गैर मुल्की यानी इजराइल का असर झलक रहा होता है। उसी डील को तबाह करने के लिए फंडेड की जा रही हैं ये सब बातें, जिसे मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था, यानी डील को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग वो पैसा ले रहे थे, अगले अल्फाज, वो मुझ पे मुकम्मल बेईमान तरीकों से हमला कर रहे थे, अमेरिका का नायब सदर कह रहे हैं। तो मेरा जवाब ये है, आगे उसके अल्फाज पता क्या थे? गो टू हेल, जहन्नम में जाओ। ये पॉडकास्ट है, आप जाके देख सकते हैं। अभी आज का पॉडकास्ट, अमेरिका का नायब सदर दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट पे अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के बारे में ये कह रहा है, गो टू हेल। और वैंस ने एक बहुत बारीक बात की है। उसने कहा है कि मुझे इससे मसला नहीं कि मुल्क एक दूसरे पे असर डालने की कोशिश करते हैं, इजराइल करता है, दूसरे मुल्क भी करते आए हैं, ये इस खेल की फितरत है। मसला तब होता है जब अमेरिकन लीडर उस असर को अपने फैसलों पर असर डालने देते हैं, अमेरिकन मफाद के खिलाफ। अब ये भी समझे, वो इसराइल पर असर डालने का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो तो लगा ही रहा है, वो अपने ही मुल्क के लीडरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो उस असर के आगे झुक जाते हैं दोस्तों। और फिर इस इंटरव्यू में वो हिस्सा आया जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। रोगन ने वैंस, जो होस्ट है, उससे वैंस से जेफरी एप्स्टीन के बारे में पूछा। ये और भी हैरान कौन था। वो एप्स्टीन वो अमेरिकन फाइनेंसर था जो जिनसी जराइम में मुजरिम था और फिर वो जेल में मारा गया या खुदकुशी कर ली। रोगन ने कहा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एप्स्टीन मुसाद का एजेंट था या CIA का या किसी और डीप स्टेट का। और वैंस का जवाब सुनिए ज़रा, आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि वो वाज़े तौर पर अमेरिकन इंटेलिजेंस की सबसे आला सतहों से जुड़ा हुआ था, यानी ये मान रहे हैं कि हाँ CIA का हिस्सा था। आगे वो कहते हैं वो वाज़े तौर पर इजरायली इंटेलिजेंस की सबसे आला सतहों से भी जुड़ा हुआ था। अब ये एडमिशन देखिए, यहां पर बड़ी बड़ी कमाल बात कर दी JD वैंस ने। ये वैंस की राय है, उसका बयान है, लेकिन एक नायब सदर जो है वो ये बयान दे रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। JD वैंस एक बारीक बीन इंसान है। उसने कहा है कि एप्स्टीन इजरायली सियासत के दाएं बाजू से नहीं बल्कि लेफ्ट ऑफ सेंटर यानी बाएं बाजू के झुकाव वाले अंसर से जुड़ा हुआ था। और नेतन्याहू के बारे में उसने सिर्फ इतना कहा है कि वो इस वक्त अमेरिका में खास मकबूल नहीं है। ये JD वैंस के अल्फाज है नेतन्याहू के बारे में कि वो मकबूल नहीं है भैया। और अब इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ईरान का वो हथियार जो उसने इस जंग में अब तक इस्तेमाल नहीं किया। द टेलीग्राफ ने यमन के जराये के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अगर ईरान इस तनाज़े को मजीद बढ़ाता है तो हौसी ग्रुप बाबुल मंदाब की आबनाई को बंद करने वाले हैं। हंगामी मंसूबे तैयार हो चुके हैं और ये मंसूबे ईरान के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। और समझिए, बाबुल मंदाब
जो लोग नहीं जानते, हुर्मुज़ को हम सब जानते हैं कि वो शुमाल का दरवाज़ा है और बाब अल मंदाब वो जुनूब का दरवाज़ा है। यमन और अफ्रीका के दरमियान एक तंग समंदरी रास्ता है, ये रेड सी का जुनूबी दरवाज़ा है। और इसकी अहमियत क्या है? एशिया से यूरोप जाने वाले ज़्यादातर जहाज़ों को इससे गुजरना पड़ता है, फिर वो स्विस कनाल से बहरे रूम तक पहुंचते हैं और आलमी समंदरी तिजारत का तकरीबन 10 से 12% हिस्सा इसी जगह से गुजरता है। अब आता है असल नुक्ता। टेलीग्राफ लिखता है कि हौसी सोमालिया के अल शबाब ग्रुप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और इसमें ईरानियन ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो मुंतकली है वो भी शामिल बताई जाती है। मकसद इस अहम रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर देना, चोक कर देना, यानी एक तरफ यमन, दूसरी तरफ सोमालिया। और टेलीग्राफ कहता है कि ये ईरान की हुर्मुज़ वाली हिकमत अमली की नकल होगी। तो आज पूरी तस्वीर आपके सामने आ गई है। ईरान शुमाल में हुर्मुज़ कंट्रोल कर रहे हैं और अब वो जनूब में बाब अल मंदाब पर भी हाथ डालने लगा है। यानी दुनिया के दो सबसे अहम समंदरी दरवाजे एक मुल्क के हाथ में हैं। और टेलीग्राफ एक बड़ी अहम बात लिखता है कि तारीख में कभी ये दोनों एक साथ बंद नहीं हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। और अगर ऐसा हो गया तो नाजरीन क्या होगा? दुनिया के अंदर एक भूचाल आ जाएगा। जहाज़ों को स्विस का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, अफ्रीका के पूरे चक्कर से जाना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब पता क्या है? हर सफ़र में 10 से 20 दिन का इजाफा होगा, हज़ारों किलोमीटर का इजाफा होगा। और जब सफ़र लंबा होगा तो उतने ही जहाज़ कम ट्रिप्स कर पाएंगे और जब कम ट्रिप्स होंगे तो सामान कम पहुंचेगा और जब सामान कम पहुंचेगा तो कीमत बढ़ेगी। हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, आपके मोबाइल की, आपकी दवा की, आपके आटे की। और माहिरीन कहते हैं कि अगर दोनों आबनाएं एक साथ मुतासर हुई या बंद हो गई तो तेल $200 फी बैरल से ऊपर जा सकता है और शिपिंग की लागत 50 से 200% तक बढ़ सकती है। यानी ईरान के पास एक ऐसी चाबी है जो पूरी दुनिया की मईशत की चूल्हे हिला सकती है और उसने अभी तक वो चाबी इस्तेमाल नहीं की थी, अब वो चाबी घुमाने लगा है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो अमेरिका की असल सूरत हाल बताती है दोस्तों। ईरानी सरकारी मीडिया फारिस न्यूज़ के मुताबिक जुनूब मगरबी ईरान में एक और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो मार गिराया गया है। IRGC का ये दावा है, उसका कहना है कि हमने अपने नए तैनात किए गए निज़ाम के तहत इसको गिराया है। दोस्तों ये एक बिना पायलट का जंगी तैयारा होता है, ये घंटों आसमान में रहता है, देखता है, मिसाइल दागता है और इसकी कीमत है 3 से 4 करोड़ डॉलर। ये तकरीबन 8 से 11 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं एक ड्रोन के। और असल खबर क्या है? 2026 में अमेरिकन सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने दिफा के एहलकारों ने खुद बताया था कि पहले अमेरिका के पास 189 MQ-9 ड्रोन्स ऑपरेशनल थे, अब सिर्फ 135 रह गए हैं। 54 ड्रोन तबाह हो चुकी है। सिर्फ इस जंग के अंदर ईरान ने गिरा दिए हैं दोस्तों। सिर्फ माइशत का नुकसान नहीं हो रहा है अमेरिका को, जो अमेरिका को अगला नुकसान हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है उसके पास हथियार कम पड़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।